हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया। संज्ञानात्मक अधिगम और भावात्मक अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं, और साथ में इसका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपका कॉग्निटिव और यहाँ पे अफेक्टिव हो गया। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः शिक्षा में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पे आप विकास ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ शैक्षिक उद्देश्य का सबसे आधुनिक एवं बौद्धिक या वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम, जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1985-1956 में किया गया। उसके बाद लिखा, ब्लूम के इस शैक्षिक वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के तीन पक्षों के आधार पर विभाजन किया। हम जानते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का विकास तीन सीखने के क्षेत्रों से होता है। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। उसके बाद है अधिगम या सीखने के दौरान ये तीनों पक्ष या क्षेत्र अलग अलग होते हैं, होते हुए भी सम्मिलित होकर ही पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। जैसे शतरंज का खेल खेलने के लिए एक खिलाड़ी के लिए शतरंज के नियमों का ज्ञान, जिसको हम संज्ञानात्मक बोल सकते हैं। उसके बाद खेल के प्रति धनात्मक रुचि एवं अभिवृत्ति भावात्मक, एवं खेल के मोहरों को बोर्ड पर सही से सजाना एवं चलना मनोक्रियात्मक, तीनों ही परम आवश्यक होते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, इसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अलावा सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यावान और व्याख्या आते हैं। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 ईस्वी में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि संज्ञान जो है हमारा दिमाग से जुड़ा होता है। तो उसके बाद है संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है। तो जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों यानी कि जो सेंसेस हैं के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रकार हो गए आपके तीन प्रकार के। तो यहाँ पे है ज्ञानात्मक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से, अर्थात अधिगम करता अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित है। उसके बाद है भावात्मक अधिगम। यह जीव की भावनाओं से संबंधित है। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, संवेग, शब्द आदि का आधार मानकर सिखाया जाता है तो यह भावात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना, जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सीखना आदि। उसके बाद है क्रियात्मक अधिगम। यह क्रिया से संबंधित अधिगम है। इसे मनोदैहिक अधिगम भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से होने वाला अधिगम क्रियात्मक कहलाता है। यह अधिगम कला में निपुण बनाता है। उसके बाद है अधिगम के भेद कितने हैं, तो तीन प्रकार के, वाचिक और गत्यात्मक और समस्या समाधान अधिगम। तो वाचिक हो गया, यह शब्द, भाव, संकेत आदि के आधार पर होता है। और गत्यात्मक हो गया आपका विभिन्न प्रकार की क्रिया आधारित अधिगम है।
और समस्या समाधान हो गया समस्या का ज्ञान, योजना निर्माण, सही योजना का चयन, योजना की क्रियान्वयन, तथ्यों सूचनाओं अथवा आंकड़ों का संग्रहण, संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष तथा परिणाम, समस्या समाधान अधिगम के विभिन्न अंग हैं। उसके बाद देख सकते लिखा हुआ संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन के विभिन्न उपकरण। तो पहला है अवलोकन। तो अवलोकन व्यक्ति के आधार के व्यवहार के मापने की अत्यंत प्राचीन विधि है। व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं तथा घटनाओं का अवलोकन करते रहते हैं। मापन के एक सरल उदाहरण के रूप में अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति अथवा छात्र छात्रा के बाह्य व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करते हैं। उसके बाद है परीक्षण। परीक्षण के उपकरण। परीक्षण वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और साथ में व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। रुचि जानने के लिए रुचि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे साक्षात्कार। तो साक्षात्कार व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को आमने सामने बैठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके द्वारा किए गए उत्तर के आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है। अपने सामने बैठकर प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के कारण साक्षात्कार को प्रत्यक्षालाप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अनुसूची। अनुसूची समंक संकलन हेतु बहुतायत से प्रयुक्त होने वाला एक मापन उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख मुद्रित प्रस्तुत किया जाता है तथा वह उनका लिखकर तथा चिन्ह लगाकर उत्तर देता है। प्रश्नावली प्रमाणीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। साक्षात्कार में एक एक करके प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं तथा उनका उत्तर भी मौखिक रूप से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे देखा इसके उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के। तो सबसे निम्न स्तर हो गया इसमें ज्ञान और सबसे उच्च स्तर हो गया मूल्यांकन। तो देखेंगे सबसे नीचे है ज्ञान। तो इसमें बच्चों को तथ्यों आंकड़े जानकारी शब्दों नियमों सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण अभिज्ञान आदि कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है अवबोध या बोध भी बोल सकते हैं। इस उद्देश्य में बच्चा को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। बोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना। उसके बाद है अनुप्रयोग, यानी कि आप प्रयोग कर पा रहे कि नहीं, एप्लीकेशन। इसमें विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना या गणना करना। उसके बाद है विश्लेषण। इसमें विद्यार्थी सीखे ज्ञान या आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग या विभाजित करने की क्षमता होती है ताकि तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। उसके बाद है संश्लेषण, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। संश्लेषण में नए अर्थ पर जोड़ देकर विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। उसके बाद है मूल्यांकन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है, यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। उसके बाद है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्य शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्य से है। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को स्तर के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सबसे उच्च स्तर है वो है चरित्रीकरण और निज स्तर, यानी कि निम्न स्तर नीचे वाला अभिग्रहण। तो सबसे पहले नंबर पे है सबसे नीचे स्तर अभिग्रहण करना, यानी कि ध्यान देना या जिज्ञासा। तो रिसीविंग और अटेंडिंग,
यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्न स्तर है। इसमें विद्यार्थी को सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए, जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने का इच्छुक होना। इस स्तर में विद्यार्थी को उद्दीपन यानी कि लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। उसके बाद है अनुक्रिया करना। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति अनुक्रिया भी करता है। उसके बाद है मूल्य आंकना या अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। यह स्तर विद्यार्थी की विशेष विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। इस स्तर का संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति या एवं आस्था से है। उसके बाद है मूल्यों का संधारण। तो इसमें विद्यार्थी पुराने मूल्यों एवं नवीन मूल्यों से संबंध पहचानता है। व्यवस्थापन या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इस स्तर पर मूल्यों को संगठित करके एक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है सबसे हाईएस्ट स्तर, चरित्रीकरण। यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के स्तर का उच्चतम स्तर है। इस स्तर पर मूल्य को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है। उसके बाद लास्ट पक्ष है मनोक्रियात्मक पक्ष। मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक कौशलों से है। मनोगत्यात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो उच्च स्तर है आदत निर्माण और निम्न स्तर है उत्तेजना। तो उत्तेजना को हम इम्पल्सन बोलते हैं। यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। इसमें विद्यार्थी क्रिया के उत्तेजना करता है। और सेकंड नंबर पे है कार्य करना, मैनिपुलेशन। इसमें जब बालक को उत्तेजना प्रदान की जाती है तब वह कोई गत्यात्मक क्रिया करता है। और उसके बाद है नियंत्रण, कंट्रोल। किसी गत्यात्मक कौशलों से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। इस स्तर में विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। इस स्तर में क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना है। उसके बाद है आदत निर्माण। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं आदत निर्माण क्रियात्मक पक्ष के विकास का उच्चतम स्तर है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में व्यवहार विकसित होता है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। संज्ञान का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी है। संज्ञान में बुद्धि के अलावा सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यायन और व्याख्या आते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बाकी आप इसमें और भी जोड़ सकते क्रियात्मक और साथ में भावात्मक पक्ष को भी आप ऐड कर सकते निष्कर्ष में। तो यही सब था। 3 प्रकार के पक्ष थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितना लेंथी लिखा हुआ है। तो इसको समझाने में और ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।